नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग लेकर, अर्थात 14वां भाग लेकर। और इसके पीछे के 13 भाग मेरे इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होंगे। सुनिएगा अवश्य। ज्ञान शंकर को गायत्री का पत्र मिला तो फूले न समाये। हृदय में भांति भांति की मनोहर सुखद कल्पनाएं तरंग मारने लगी। सौभाग्य देवी जीवन संकल्प की भेंट लिए उनका स्वागत करने को तैयार खड़ी थी। उनका मधुर स्वप्न इतनी जल्दी फलीभूत होगा, इसकी उन्हें आशा न थी। विधाता ने एक बड़ी रियासत के स्वामी बनने का अवसर प्रदान किया था। यदि अब भी वह इससे लाभ न उठा सके तो उसका दुर्भाग्य। किंतु गोरखपुर जाने के पहले लखनपुर की ओर से निश्चिंत हो जाना चाहते थे। जब से प्रेम शंकर ने उनसे अपने हिस्से का नफ़ा मांगा था, उनके मन में नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही थी। लाला प्रभा शंकर का वहां आना जाना और भी खटकता था। उन्हें संदेह होता था कि वह बुढ़ा घाघ अवश्य कोई न कोई दांव खेल रहा है। यह पितृवत प्रेम अकारण नहीं है। प्रेम शंकर चतुर हों, लेकिन इस चाणक्य के सामने अभी लौंडे हैं। इनकी कुटिल कामना यही होगी कि उन्हें फोड़कर लखनपुर के 8 आने अपने लड़के के नाम करा ले, या किसी दूसरे महाजन के यहाँ व्यय करा के बीच में 10-5 हजार की रकम उड़ा ले। जरूर यही बात है, नहीं तो जब अपनी ही रोटियों के लाले पड़े हैं तो ये पकवान बन बन कर ना आते। अब तो श्रद्धा ही मेरी हारी हुई बाजी का फर्जी है। अब उसे ये पढ़ाऊँ कि तुम अपने गुजारे के लिए आधा लखनपुर अपने नाम करा लो। उनकी कौन चलाए, अकेले हैं, न जाने कब कहाँ चलने हो। तुम ही का तो तुम कभी की न रहोगी। ये चाल सीधी पड़ जाए तो अब भी लखनपुर अपना हो सकता है। श्रद्धा को तीर्थ यात्रा करने के लिए भेज दूंगा, एक न एक दिन मर ही जाएगी। जीती भी रही तो हरिद्वार में बैठी गंगा स्नान करती रहेगी। लखनपुर की ओर से मुझे कोई चिंता न रहेगी। यूँ निश्चय करके ज्ञान शंकर अंदर गए। दैव योग से श्रद्धा उनकी इच्छानुसार अपने कमरे में अकेली बैठी हुई मिल गई। माया को कई दिन से ज्वर आ रहा था। विद्या अपने कमरे में बैठी हुई से पंखा झल रही थी। ज्ञान शंकर चारपाई पर बैठकर श्रद्धा से बोले, चाचा साहब की धूर्तता वह तो मैं पहले ही ताड़ गया था कि ये महाशय कोई न कोई स्वांग रच रहे हैं। सुना लखनपुर के व्यय करने की बातचीत हो रही है। श्रद्धा विस्मित होकर, तुमसे किसने कहा? चचा साहब को मैं इतना नीच नहीं समझती। मुझे पूरा विश्वास है कि वह केवल प्रेम बस वहाँ आते जाते हैं। ज्ञान, ये तुम्हारा भ्रम है। ये लोग ऐसे निस्वार्थ प्रेम करने वाले जीव नहीं हैं। जिसने जीवन पर्यंत दूसरों को ही मूड़ा हो, वह अपना गंवाकर भला क्या प्रेम करेगा। मतलब कुछ और ही है। भैया का माल है, चाहे बेचे या रखे, चाहे चचा साहब को दे या लुटा दे, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। मैं बीच में कूदने वाला कौन होता हूँ? इतना अवश्य है कि तुम कहीं की न रहोगी। श्रद्धा, अगर तुम्हारा ही कहना ठीक हो तो इसमें क्या बस है? ज्ञान, बस क्यों नहीं, आखिर तुम्हारे गुजारे का भार तो उन्हीं के ऊपर है। तुम 8 आने लखनपुर अपने नाम लिखा सकती हो, भैया को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तुम्हें संकोच हो तो मैं स्वयं जाकर उनसे मामला तय कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि भैया इनकार न करेंगे, और करें तो भी मैं उन्हें कायल कर सकता हूँ। जब तुम्हारे गांव नाम हो जाएगा तब उन्हें व्यय करने का अधिकार न रहेगा, और चचा साहब की दाल भी न गलेगी। श्रद्धा विचारों से डूब गई। जब उसने कई मिनट तक सिर न उठाया तब ज्ञान शंकर ने पूछा, क्या सोचती हो? इसमें कोई हर्ज है? जायदाद नष्ट हो जाए वह अच्छा है, घर में बनी रहे वह अच्छा है। अब श्रद्धा ने सिर उठाया और गौरवपूर्ण भाव से बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उनकी जो इच्छा हो वह करें, चाहे वह अपना हिस्सा बेच दें या रखें। मैं स्वयं बुद्धिमान है, जो उचित समझेंगे वह करेंगे। मैं उनके पाँव में बेड़ी क्यों डालूं? ज्ञान शंकर ने रुष्ट होकर उत्तर दिया, लेकिन ये सोचा है कि जायदाद निकल गई तो तुम्हारा निर्वाह क्यों कर होगा? ये कल ही फिर अमेरिका की राह ले तो। श्रद्धा, मेरी कुछ चिंता न करो, वह मेरे स्वामी हैं, जो कुछ करेंगे उसी में मेरी भलाई है। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि वह मुझे निरअवलंब छोड़ जाएंगे। ज्ञान, तुम्हारी जैसी इच्छा। मैं ऊंच नीच सुझा दिया,
अगर पीछे से कोई बात बने बिगड़े तो मेरे सिर दोष न रखना। ज्ञान शंकर बाहर आए। उनका चित्त उद्विग्न हो रहा था। श्रद्धा के संतोष और पति भक्ति ने उन्हें एक नई उलझन में डाल दिया। ये तो उन्हें मालूम था कि श्रद्धा मेरे प्रस्ताव को सुगमता से स्वीकार न करेगी, लेकिन उसमें इतना दृढ़ त्याग भाव है, इसका उन्हें पता न था। अपनी मानव प्रकृति पर उन्हें घमंड था। श्रद्धा के त्याग भाव ने उन्हें चूर कर दिया। श्रद्धा के त्याग भाव ने उसे चूर कर दिया। ओह, स्त्रियां कितनी अविवेकनी होती हैं। मैंने महीनों इसे तोते की भांति पढ़ाया, उसका ये फल। मैं अपने कमरे में देर तक उठ बैठे सोचते रहे, क्यों कर ये गुत्थी सुलझे। मैं आज ही इस दुविधा का अंत करना चाहते थे। यदि वह श्रद्धा का भार मुझ पर छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें लखनपुर उसके नाम लिखना पड़ेगा। मैं उन्हें मजबूर करूँगा। खूब खुली खुली बातें होंगी। इसी असमंजस में वह घर से निकले और हाजीपुर की ओर चले। उसी रास्ते पर इसी चिंता में पड़े रहे कि संकोच भी होता है। इतने दिनों के बाद मिलने भी चला तो स्वार्थवश एक बार भी वहाँ जाने का कष्ट न उठाया। कभी कभी अपने घर पर ही उनसे मुलाकात हो जाती थी, मगर इधर 3-4 दिन महीने से दोनों भाइयों से भेंट न हुई थी। ज्ञान शंकर हाजीपुर पहुँचे तो शाम हो गई थी। पूस का महीना था। खेतों में चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। सरसों, मटर, कुसुम, अलसी के नीले पीले फूल अपनी छटा दिखा रहे थे। कहीं चंचल तोतों के झुंड थे, कहीं उचक्के कौओं के गोल। जगह जगह पर सारस के जोड़े अहिंसापूर्ण विचार में मग्न खड़े थे। युवतियां सिरों पर घड़े रख नदी से पानी ला रही थी। कोई खेत में बथुआ का साग तोड़ रही थी, कोई बैलों को खिलाने के लिए हरियाली गट्ठा सिर पर रखे चली जाती थी। सरल शांतिमय जीवन का पवित्र दृश्य था। शहर की चिल्लपों दौड़ धूप के सामने ये शांति अतीव सुखद प्रतीत होती है। ज्ञान शंकर एक आदमी के साथ प्रेम शंकर के झोपड़े में आए तो वहाँ सुरम्य शोभा देखकर चकित हो गए। नदी के किनारे एक ऊंचे विस्तृत टीले पर लताओं और वेलों से सजा हुआ ऐसा जान पड़ता है मानो किसी उच्च आत्मा का संतोषपूर्ण हृदय है। झोपड़े के सामने जहाँ तक निगाह जाती थी, प्रकृति की पुष्पित और पल्लवित छटा दिखाई देती थी। प्रेम शंकर झोपड़े के सामने खड़े बैलों को चारा डाल रहे थे। ज्ञान शंकर को देखते ही बड़े प्रेम से गले मिले और घर का कुशल समाचार पूछने के बाद बोले, तुम तो जैसे भूल ही गए, इधर आने की कसम खा ली। ज्ञान शंकर ने लज्जित होकर कहा, यहाँ आने का विचार तो कई दिन से था, पर अवकाश ही नहीं मिलता। इसे अपने दुर्भाग्य के सिवा और क्या कहूँ। आप मुझसे इतने समीप हैं, फिर भी हमारे बीच में 100 कोस का अंतर है। ये मेरी नैतिक दुर्बलता और बिरादरी का लिहाज है। मुझे बिरादरी के हाथों जितने कष्ट झेलने पड़े मैं ही जानता हूँ। वह यह स्थान तो बड़ा रमणीक है। ये खेत किसके हैं? प्रेम शंकर, इसी गांव के आसामियों के हैं। तुम्हें तो मालूम होगा, सावन में यहाँ बाढ़ आ गई थी, सारा गांव डूब गया था। कितने ही बैल बह गए थे, यहाँ तक कि झोपड़ों का भी पता न चला। तब से लोगों को सहकारिता की ज़रूरत मालूम होने लगी। सब आसामियों ने मिलकर बांध बना लिया और ये 60 बीघे का चक निकल आया। इसके चारों ओर ऊंची मेड़ें खींच दी। जिसके जितने बीघे खेत हैं उसी परते से बीज और मजदूरी ली जाएगी, उपज भी उसी परते से बांट दी जाएगी। मुझे लोगों ने प्रबंधकर्ता बना रखा है। इस ढंग से काम करने से बड़ी किफ़ायत होती है। जो काम 10 मजूर करते थे, वही काम 6-7 मजूरों से पूरा हो जाता है। जुताई और सिंचाई भी उत्तम रीति से हो सकती है। तुमने गायत्री देवी का वृतांत खूब लिखा। मैं पढ़कर मुग्ध हो गया। ज्ञान शंकर, उन्होंने मुझे अपनी रियासत का प्रबंध करने को बुलाया है। यह मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है, लेकिन जाऊं कैसे? माया और उनकी माँ को तो साथ ले नहीं जा सकता। माया और उनकी माँ को तो साथ ले जा सकता हूँ, किंतु भाभी किसी तरह जाने पर राजी नहीं हो सकती। शिकायत नहीं करता, लेकिन चाची से आजकल उनका बड़ा मेल जोल है। चाची और उनकी बहू दोनों ही उनके कान भरती हैं। उनका सरल स्वभाव है, दूसरों की बातों में आ जाती हैं। आजकल दोनों महिलाएं उन्हें दम दे रही हैं। लखनपुर का आधा हिस्सा अपने नाम करा लो। कौन जाने तुम्हारे पति फिर
विदेश की राह लें तो तुम कहीं की न रहोगी। चचा साहब भी उसी गोष्ठी में हैं। आजकल में ये लोग प्रस्ताव आपके सामने लाएंगे, लेकिन आपसे मेरी विनीत प्रार्थना है कि इस विषय में आप जो करना चाहते हैं उससे मुझे सूचित कर दें। आपके ही फैसले पर मेरे जीवन की सारी आशाएं निर्भर हैं। यदि आपके हिस्से को व्यय करने का यदि आपने अपने हिस्से को व्यय करने का निश्चय कर लिया हो तो मैं अपने लिए कोई नई राह निकालूं। प्रेम शंकर, चचा साहब के विषय में तुम्हें जो संदेह है वह सर्वथा निर्मूल है। उन्होंने आज तक कभी मुझसे तुम्हारी शिकायत नहीं की। उनके हृदय में संतोष है, चाहे उनकी अवस्था अच्छी ना हो, पर उससे वे असंतुष्ट नहीं जान पड़ते। रहा लखनपुर के संबंध में मेरा इरादा, तो मैं सुनना ही नहीं चाहता कि मैं उस गांव का जमींदार हूँ। तुम मेरी ओर से निश्चिंत रहो। यही समझ लो कि मैं हूँ ही नहीं। मैं अपने श्रम की रोटी खाना चाहता हूँ, बीच का दलाल नहीं बनना चाहता। अगर सरकारी पत्रों में मेरा नाम दर्ज ही हो गया हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। तुम्हारी भाभी के जीवन निर्वाह का भार तुम्हारे ऊपर रहेगा। मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सहायता करता रहूँगा। ज्ञान शंकर भाई की बातें सुनकर विस्मित हो गए। यद्यपि इन विचारों में मौलिकता न थी, उन्होंने साम्यवाद के ग्रंथों में इसका विवरण देखा था, लेकिन उनकी समझ में ये केवल मानव समाज का आदर्श मात्र था। इस आदर्श को व्यवहारिक रूप में देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वह अगर इस विषय पर तर्क करना चाहते तो अपनी सबल युक्तियों से प्रेम शंकर को निरुत्तर कर देते, लेकिन ये समय इन विचारों के समर्थन करने का था, न कि अपनी वाकपटुता दिखाने का। बोले, भाई साहब, ये समाज संगठन का महान आदर्श है और मुझे गर्व है कि आप केवल विचार से ही नहीं, व्यवहार से भी उसके भक्त हैं। अमेरिका की स्वतंत्र भूमि में इन भावों का जागृत होना स्वाभाविक है। यहाँ तो घर से बाहर निकलने की नौबत ही नहीं आई। आत्मबल और बुद्धि सामर्थ्य से भी वंचित हूँ। मेरे संकल्प इतने पवित्र और उत्कृष्ट क्यों कर हो सकते हैं? मेरी संकीर्ण दृष्टि में तो यही जिम्मेदारी, जिसे आप मुस्कुराकर बीच की दलाली समझते हैं, जीवन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। हाँ, संभव है आगे चलकर आपके सत्संग से मुझ में भी सद्विचार उत्पन्न हो जाएं। प्रेम, तुम अपने ही मन में विचार करो। ये कहाँ का न्याय है कि मेहनत कोई करे और उसकी रक्षा का भार किसी दूसरे पर हो और रुपए उगाएं हम। ज्ञान, बात तो यथार्थ है, लेकिन परंपरा से ये परिपाटी ऐसी चली आती है, इसमें किसी प्रकार का संशोधन करने का ध्यान ही नहीं होता। प्रेम, तो तुम्हारा गोरखपुर जाने का कब का इरादा है? ज्ञान, पहले आप मुझे इसका पूरा विश्वास दिला दें कि लखनपुर के संबंध में आपने जो कहा है वह निश्चयात्मक है। प्रेम, उसे तुम अटल समझो। मैंने तुमसे एक बार अपने हिस्से का मुनाफा मांगा था। उस समय मेरे विचार पक्के न थे, मेरा हाथ भी तंग था। उस पर मैं बहुत लज्जित हूँ। ईश्वर ने चाहा तो अब तुम मुझे इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ पाओगी। ज्ञान, तो होली तक गोरखपुर चला जाऊंगा। कोई हर्ज ना हो तो आप भी घर चले। माया आपको बहुत पूछा करता है। प्रेम, आज तो अवकाश नहीं, फिर कभी आऊँगा। ज्ञान शंकर यहाँ से चले तो उनका बहुत चित्त प्रसन्न था। बहुत दिनों के बाद मन की अभिलाषा पूरी हुई। अब मैं पूरे लखनपुर का स्वामी हूँ। यहाँ अब कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं। जो चाहूँ निर्विघ्न कर सकता हूँ। भैया के वचन पक्के हैं, अब वह कदापि दुलख नहीं सकते। वह इस्तीफा लिख देते तो बात और पक्की हो जाती, लेकिन इस पर जोर देने से मेरी क्षुद्रता प्रकट होगी। अभी इतना ही बहुत है, आगे चलकर देखा जाएगा। ज्ञान शंकर लगभग 2 बरस से लखनपुर पर इजाफा लगान करने का इरादा कर रहे थे, किंतु हमेशा उनके सामने एक न एक बाधा खड़ी होती थी। कुछ दिन तो अपने चचा से अलग होने में लगे, अब उधर से बेफिक्र हुए तो लखनऊ जाना पड़ा। इधर प्रेम शंकर के आ जाने से एक नई समस्या उपस्थित हो गई। इतने दिनों के बाद अब उन्हें मनोनीति सुअवसर हाथ लगा। कागज पत्र पहले से ही तैयार थे। नालिशों के दायर होने में विलम्ब न हुआ। लखनपुर के लोग मुचलके के कारण बिगड़े हुए थे। ये नई विपत्ति सिर पर पड़ी तो झल्ला उठे। मुचलके की मियाद इसी महीने समाप्त होने वाली थी। वह स्वच्छंदता से जवाबदेही कर सकते थे। सारे गांव में एका हो गया, आग सी लग गई। बूढ़े कादिर खां भी तो, जो अपनी सहिष्णुता के लिए बदनाम थे, धीरता से काम न ले सके। भरी हुई पंचायत में जो जमींदारी
का विरोध करने के उद्देश्य से बैठी थी, बोले, इसी धरती पर सब कुछ होता है और सब कुछ इसी में समा जाता है। हम भी इसी धरती पर पैदा हुए और एक दिन इसी में समा जाएंगे। फिर ये चोट क्यों सहे? धरती के लिए ही छत्रधारियों के सिर गिर जाते हैं, हम भी अपना सिर कटा देंगे। इस काम में सहायता करना गांव के सब प्राणियों का धर्म है, जिससे जो कुछ हो सके दे। सब लोगों ने एक स्वर में कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, जिस रास्ते कहोगे चलेंगे, इस धरती पर अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। निसंदेह गांव वालों को मालूम था कि जमींदार को इजाफा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वह ये भी जानते थे कि यह अधिकार उसी दिशा में होता है जब जमींदार अपने प्रयत्न से भूमि की उत्पादक शक्ति बढ़ा दे। इस निर्मूल इजाफे को सभी अनर्थ समझते थे। ज्ञान शंकर ने गांव में ये एका देखा तो चौंके, लेकिन कुछ तो अपने दबाव और कुछ हाकिम परगना मिस्टर ज्वाला सिंह के सहवासी होने के कारण उन्हें अपने सफलता में विशेष संशय न था। लेकिन अब दावे की सुनवाई हो चुकने के बाद जवाबदेही शुरू हुई तो ज्ञान शंकर को विदित हुआ कि मैं अपनी सफलता को जितना सुलभ समझता था उससे कहीं अधिक कष्ट साध्य है। ज्वाला सिंह कभी कभी ऐसे प्रश्न कर बैठने और आसामियों के प्रति ऐसा दया भाव प्रकट करते कि उनकी अभिरुचि का साफ पता चल जाता। दिनों दिन अवस्था ज्ञान शंकर के विपरीत होती जाती थी। वह स्वयं तो कचहरी न जाते, लेकिन प्रतिदिन का विवरण बड़े ध्यान से सुनते। ज्वाला सिंह पर दांत पीस कर रह जाते। ये महापुरुष मेरे सहपाठियों में हैं, हम यह बरसों तक साथ साथ खेले हैं, हंसी दिल्लगी धौल धप्पा सभी कुछ होता था। आज जो जरा अधिकार मिल गया तो ऐसे तोते की भांति आंखें फेर ली, मानो कभी का परिचय ही नहीं है। अंत में जब उन्होंने देखा कि अब यत्न न किया तो काम बिगड़ जाएगा, तब उन्होंने एक दिन ज्वाला सिंह से मिलने का निश्चय किया। कौन जाने मुझ पर आए रौब जमाने के लिए यह जाल फैला रहे हो। यद्यपि ये जानते थे कि ज्वाला सिंह किसी मुकदमे की जांच की अवधि में वादियों से बहुत कम मिलते थे, तथापि स्वार्थपरता की धुन में उन्हें इसका भी ध्यान न रहा। संध्या समय उनके बंगले पर जा पहुँचे। ज्वाला सिंह को इन दिनों सितार का शौक हुआ। उन्हें अपनी शिक्षा में ये विशेष त्रुटि जान पड़ती थी। एक रात बजाने की बात पर इसे बार बार बजाने की चेष्टा करते, पर तारों का स्वर न मिलता। कभी वह कील घुमाते, कभी कील ढीली करते। ज्ञान शंकर ने कमरे में प्रवेश किया। ज्वाला सिंह ने सितार रख दिया और उनसे गले मिलकर बोले, आइए भाईजान आइए, कई दिन से आपकी याद आ रही थी। आजकल तो आपका लिटरेरी उमंग बढ़ा हुआ है। मैंने गायत्री देवी पर आपका लेख देखा, बस यही जी चाहता है आपकी कलम चूम लूँ। यहाँ सारी कचहरी में उसी की चर्चा है। ऐसा ओज, ऐसा प्रसाद गुण, इतनी प्रतिभा, इतना प्रवाह बहुत कम किसी लेख में दिखाई देता है। कल मैं साहब बहादुर से मिलने गया, उनकी मेज पर वही पत्रिका पड़ी थी। जाते ही जाते उसी लेख की चर्चा छेड़ दी। वे लोग बड़े गुणग्राही होते हैं, ये कहाँ से ऐसे चुने हुए शब्द और मुहावरे लाकर रख देते हैं, मानो किसी ने सुंदर फूलों का गुलदस्ता सजा दिया हो। ज्वाला सिंह की प्रशंसा उस रईस की प्रशंसा थी जो अपने कलावंत के मधुर गान पर मुक्त हो गया। ज्ञान शंकर ने सकचाते हुए पूछा, साहब क्या कहते थे? ज्वाला पहले तो पूछने लगे, ये है कौन आदमी? जब मैंने कहा मेरे सहपाठी और साथ के खिलाड़ी हैं, तब उसे और भी दिलचस्पी हुई। पूछे, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? मेरी समझ में देहातों के बैंकों के संबंध में आपने जो रिमार्क किए हैं उनका उन पर बड़ा असर हुआ। ज्ञान मुस्कराकर, भाईजान आपसे क्या छिपाएं, वह टुकड़ा मैंने एक अंग्रेजी पत्रिका से कुछ काट छाट कर नकल कर लिया, सावधान होकर। कम से कम ये विचार मेरे न थे। ज्वाला, आपको हवाला देना चाहिए था। ज्ञान, विचारों पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता, शब्द तो अधिकांश मेरे ही थे। ज्वाला, गायत्री देवी तो बहुत प्रसन्न हुई होंगी, कुछ वरदान देंगी या नहीं? ज्ञान, उनका एक पत्र आया है, अपने इलाके का प्रबंध मेरे हाथों में देना चाहती है। ज्वाला, वाह, क्या कहने, वेतन भी 500 रुपये से कम न होगा। ज्ञान, वेतन का तो जिक्र नहीं है, शायद इतना न दे सके। ज्वाला, भैया अगर वहाँ 300 भी मिले तो आप हम लोगों से अच्छे रहेंगे।
खूब सैर सपाटे कीजिए, मोटर दौड़ाते फिरिए, और काम ही क्या, हम लोगों की भांति कागज का पुलिंदा तो सिर पर लाद कर न लाना पड़ेगा। वहाँ कब तक जाने का विचार है? ज्ञान, जाने को तो तैयार हूँ, लेकिन जब आप गला छोड़ें। ज्वाला सिंह ने बात काट कर कहा, फैमिली को भी साथ ले जाइएगा ना? आप अवश्य ले जाइए। मैंने भी 1 सप्ताह हुए स्त्री को बुला लिया है। इस उजड़ में भूत की तरह अकेला पड़ा रहता हूँ। ज्ञान, अच्छा तो भाभी आ गई, बड़ा आनंद होगा। कॉलेज में तो आप पर्दे के बड़े विरोधी थे। ज्वाला, अब भी हूँ, पर विपत्ति यह है कि अन्य पुरुषों के सामने आते हुए उनके प्राण निकल जाते हैं। अर्दली और नौकर से निसंकोच बातें करती हैं, लेकिन मेरे मित्रों की परछाई से भी भागती हैं। खींच खांच के लाऊं तो सिर झुकाकर अपराधियों की भांति खड़ी रहेंगी। ज्ञान, अरे तो क्या मेरी गिनती उन्हीं मित्रों में है? ज्वाला, अभी तो आपसे भी झिझकेंगी। हाँ, आपसे 2-4 बार मुलाकात हो जाए, आपके घर की स्त्रियां भी आने लगे तो संभव है संकोच न रहे। क्यों न मिसेज ज्ञान शंकर को यहाँ भेज दीजिए, गाड़ी भेज दूंगा। आपकी वाइफ को तो कोई आपत्ति नहीं है? ज्ञान, जी नहीं, मैं बड़े शौक से आएंगी। ज्ञान शंकर को अपने मुकदमे के संबंध में कुछ कहने का अवसर न मिला, लेकिन वहाँ से चले तो बहुत खुश थे। स्त्रियों के मेल जोल से इन महाशय की नकेल मेरे हाथों में आ जाएगी। जिस कल को चाहूँ घुमा सकता हूँ। उन्हें अब अपनी सफलता पर कोई संशय न रहा, लेकिन जब घर पर आकर उन्होंने विद्या से ये चर्चा की तो वह बोली, मुझे तो वहाँ जाते झेप होती है, न कभी की जान पहचान, न रीत व्यवहार। मैं वहाँ जाकर क्या बातें करूँ? गूंगी बनी बैठी रहूंगी। तुमने मुझसे न पूछा और वादा कराए। ज्ञान, मिसेज ज्वाला सिंह बड़ी मिलनसार हैं, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। विद्या, अच्छा, और मुन्नी को, छोटी लड़की का नाम था, क्या करूँगी? मैं वहाँ रोए चिल्लाए तो उन्हें बुरा लगे तो? ज्ञान, महरी को साथ ले जाना, मैं लड़की को बाहर बगीचे में बहलाती रहेगी। विद्या बहुत कहने सुनने के अंत में जाने पर राजी हुई। प्रातःकाल ज्वाला सिंह की गाड़ी आ गई। विद्या बड़े ठाठ से उनके घर गई। 10 बजते बजते लौटी। ज्ञान शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कैसी मिली, कैसी लगी? विद्या, बहुत अच्छी तरह। स्त्री क्या है, देवी है। ऐसी हंसमुख स्नेहमय स्त्री तो मैंने देखी नहीं। छोड़ती ही न थी। बहुत जिद की तो आने दिया। मुझे विदा करने लगी तो उनकी आंखों में आंसू निकलने लगे। मैं भी रो पड़ी। उर्दू अंग्रेजी सब पढ़ी हैं। बड़ा सरल स्वभाव है। महरियों को तक तो तू नहीं कहती। शीलमणि नाम है। ज्ञान, कुछ मेरी भी चर्चा हुई? विद्या, हाँ, हुई क्यों नहीं। कहती थी मेरे बाबूजी के पुराने दोस्त हैं। तुम्हें उस दिन चिक की आड़ से देखा था। तुम्हारी अचकन उन्हें पसंद नहीं। हंसकर बोली, अचकन क्या पहनते हैं, मुसलमानों का पहनावा है, कोट क्यों नहीं पहनते? ज्ञान शंकर की आशा उद्दीप्त हुई, लेकिन जब मुकदमा फिर तारीख पर पेश हुआ तो ज्वाला सिंह के व्यवहार में जरा भी अंतर न था। बार बार मुद्दई के गवाहों से अविश्वास सूचक प्रश्न करते, मुद्दई के वकीलों के प्रश्नों पर शंकाएं करते। ज्ञान शंकर ने यह समाचार सुना तो चकित हो गए। ये तो विचित्र आदमी है, इधर भी चलता है उधर भी मुझे नचाना चाहता है। ये पद पाकर दोरंगी चाल चलना सीख गया। जी में आया चलकर साफ साफ कह दूं, मित्रों से ये कपट अच्छा नहीं। या तो दुश्मन बन जाओ या दोस्त बने रहो। ये क्या कि मन में कुछ और मुख में कुछ और। इसी असमंजस में 1 सप्ताह गुजर गया। दूसरी तारीख निकट आती जाती थी। ज्ञान शंकर का मन बहुत उद्विग्न था। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि दोरंगी चाल चली तो अपना मुकदमा किसी दूसरे इजलास में उठा ले जाऊंगा, दबूं क्यों। लेकिन जब दूसरी तारीख को ज्वाला सिंह ने लखनपुर जाकर मौके की जांच करने के लिए तारीख बढ़ा दी तो ज्ञान शंकर झुंझला उठे। क्रोध में भरे हुए विद्या से बोले, देखी तुमने इनकी शरारत, अब मौके की जांच करने जा रहे हैं। अब नहीं रहा जाता हूँ 2-4 बातें कराऊं। विद्या, तुम इतना अधीर क्यों हो रहे हो? क्या जाने वह दूसरों को दिखाने के लिए स्वांग भर रहे हो। अपनी बदनामी से सभी डरते हैं। ज्ञान, तो आखिर कब तक मैं फैसले का इंतजार करता रहूं? यहाँ बैठे बैठे कई 100 रुपए महीने की हानि हो रही है। ज्ञान शंकर ने कभी तक विद्या से गायत्री के अनुरोध की जरा भी चर्चा न की। इस समय सहसा मुँह से बात निकल गई। विद्या ने चौंक कर पूछा, हानि कैसी हो रही है? ज्ञान शंकर ने देखा अब बातें बनाने से काम न चलेगा और फिर कब तक छिपाऊंगा।
बोले, मुझे याद आता है, मैंने तुमसे गायत्री देवी के पत्र का जिक्र किया था। उन्होंने मुझे अपनी रियासत का मैनेजर बनाने का प्रस्ताव किया और जल्द बुलाया है। विद्या, तुमने भी स्वीकार कर लिया। ज्ञान, क्यों न करता, क्या कोई हानि थी? विद्या, जब तुम्हें स्वयं इतनी मोटी सी बात भी नहीं सूझती तो मैं और क्या कहूँ। भला सोचो तो दुनिया क्या कहेगी। लोग यही समझे कि अबला विधवा है, नातेदार जमा होकर लूट खाते हैं। तुम चाहे कितना ही निष्प्रभाव से काम करो, लेकिन बदनामी से न बच सकोगे। अभी वह तुम्हारी बड़ी साली हैं, तुमसे कितना प्रेम करती हैं, तुम्हारा कितना सत्कार करती हैं, कितनी बार तुम्हारी चारपाई तक बिछा दी। इस उच्चासन से गिरकर अब तुम उनके नौकर हो जाओगे और मुझे भी बहन के पद से गिराकर नौकरानी बना दोगे। मान लिया कि वह भी तुम्हारी खातिर करेंगी, लेकिन मृदु भाव कहाँ। लोग तुम्हारी जा की शिकायत करेंगे। मुलायजे के मारे वह तुमसे कुछ न सह कह सकेंगी। मैं तुम्हें नौकरी के विचार से जाने की सलाह न दूंगी। ज्ञान, कह चुकी या और कहना है? विद्या, कहने सुनने की बात नहीं, मुझे तुम्हारा वहाँ जाना सर्वथा अनुचित जान पड़ता है। ज्ञान, अच्छा तो अब मेरी भी बात सुनो। मुझे वर्तमान और भविष्य की अवस्था का विचार करके यही उचित जान पड़ता है कि इस अवसर को हाथ से न जाने दूं। जब मैं जी तोड़कर काम करूँगा, 2 की जगह 1 खर्च करूँगा, 1 की जगह 2 जमा करके दिखाऊंगा, तो गायत्री बावली नहीं है कि अनायास मुझ पर संदेह करने लगे। मैं फिर केवल नौकरी के इरादे से नहीं जाता, मेरे विचार कुछ और हैं। विद्या ने सशंक दृष्टि से ज्ञान शंकर को देखकर पूछा, और क्या विचार है? ज्ञान, मैं इस समृद्धिपूर्ण रियासत को दूसरे हाथ में नहीं देखना चाहता। गायत्री के बाद उस पर दूसरों का ही अधिकार होगा, तो मेरा क्यों ना हो? विद्या ने कौतूहल से कहा, तुम्हारा क्या हक है? ज्ञान, मैं अपना हक जमाना चाहता हूँ। अब मैं चलता हूँ, ज्वाला सिंह से निपटता हूँ। विद्या, उनसे क्या निपटोगे? उन्होंने कोई रिश्वत ली है? ज्ञान, तो फिर इतना मित्र भाव क्यों दिखाते हैं? विद्या, ये उनकी सज्जनता है। ये आवश्यक नहीं कि वह आपके मित्र हों तो आपके लिए दूसरों पर अन्याय करें। ज्ञान, यही बात मैं उनके मुँह से सुनना चाहता हूँ। इसका मुंह तोड़ जवाब मेरे पास है। विद्या, अच्छा तो जाओ, जो जी में आए करो, मुझसे क्यों सलाह लेते हो? ज्ञान, तुमसे सलाह नहीं लेता। तुम में इतनी बुद्धि होती तो फिर रोना काहे का? स्त्रियां बड़े बड़े काम कर दिखाती हैं। तुमसे इतना भी ना हो सका कि सीलमणि से इस मुकदमे के संबंध में कुछ बातचीत करती। तुम्हारी तो जरा जरा सी बात में मान हानि होने लगती है। विद्या, हाँ, मुझसे ही अब सब नहीं हो सकता, अपना स्वभाव ही ऐसा नहीं है। ज्ञान, क्यों, इसमें हर्ज क्या है? अगर तुम एक बार हंसी हंसी से कह देती कि तुम्हारे बाबूजी हमारी हजारों रुपए साल की क्षति कराए देते हैं, जरा उनको समझा क्यों नहीं देती? विद्या, मुझे ये सब बातें बनानी नहीं आती, तो क्या करूं? मैं इस विषय में सीलमणि से कुछ नहीं कह सकती। ज्ञान, चाहे दावा खारिज हो जाए। विद्या, चाहे जो कुछ हो। ज्ञान शंकर बाहर आए तो सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। विद्या को कैसे राजी करूं? मानता हूं कि संबंधियों के यहाँ नौकरी से कुछ हेठी अवश्य होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसके लिए कोई चिरकाल के मंसूबे को मिटा दे। विद्या की यह बुरी आदत है, जिस बात पर अड़ जाती है उसे किसी तरह से नहीं छोड़ती। मैं उधर चला जाऊं और इधर ये राय साहब से मेरी शिकायत कर दे तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। अब ये पहले किसी सरला नहीं है, इसमें दिनों दिन आत्मसम्मान की मात्रा बढ़ती जाती है। इसे नाराज करने का ये अवसर नहीं। यही इस चिंता में बैठे हुए थे कि सीलमणि की सवारी आ पहुंची। ज्ञान शंकर ने निश्चय किया, स्वयं चलकर उससे अपना समाचार कहूँ। अभी तीनों महिलाएं कुशल समाचार ही पूछ रही थी कि कुछ झिझकते हुए ऊपर से आए और कमरे के द्वार पर चिलमन के सामने खड़े होकर सीलमणि से बोले, भाभी जी को प्रणाम करता हूँ। विद्या उनका आशय समझ गई। लज्जा से उसका मुखमंडल अरुण वर्ण हो गया। वह वहाँ से उठकर ज्ञान शंकर को अवहेलनापूर्ण नेत्रों से देखते हुए दूसरे कमरे में चली गई। श्रद्धा मध्यस्थ का काम देने के लिए रह गई। ज्ञान शंकर बोले, भाई साहब तो पर्दे के भक्त नहीं हैं, और जब हम लोग में इतनी घनिष्ठता हो गई तो ये हिसाब उठ जाना चाहिए। मुझे आपसे कितनी ही बातें कहनी है। परमात्मा ने आपको शील और विनय के गुणों से विभूषित किया है, इसलिए मुझे आपसे निज के मामलों में जबान खोलने का साहस हुआ। मुझे विश्वास है कि आप अवज्ञा न करेंगी। मेरा इजाफा लगान का मुकदमा भाई साहब के इजलास में 2 महीने से पेश है।
उनका इतना अदब करता हूँ कि इस विषय में उनसे कुछ पूछने पर संकोच होता है। यदि भी मुझे वह भाई समझते हैं, लेकिन किसी कारण से उन्हें भ्रम होता हुआ जान पड़ता है कि मेरा दावा झूठा है और मुझे भय है कि कहीं वह खारिज न कर दे। इसमें संदेह नहीं कि दावे को खारिज करने का उन्हें बहुत दुख होगा, लेकिन शायद उन्हें अब तक मेरी वास्तविक दशा का ज्ञान नहीं। वह ये नहीं जानते कि इससे मेरा कितना अपमान और कितना अनिष्ट होगा। आजकल की जमींदारी एक बला है। जीवन की सामग्रियां दिनों दिन महंगी होती जाती हैं और मेरी आमदनी आज भी वही है जो 30 वर्ष पहले थी। ऐसी अवस्था में मेरे उद्धार का इसके सिवा और क्या उपाय है कि आसामियों पर इजाफा लगान करूं। अन्न मोतियों के मोल बिक रहा है। कृषकों की आमदनी दुगनी बल्कि तिगुनी हो गई। यदि मैं उनकी बढ़ी हुई आमदनी से एक हिस्सा मांगता हूँ तो क्या अन्याय करता हूँ। अगर मेरी जीत हुई तो सहज ही मेरी आमदनी 1000 पड़ जाएगी। हार हुई तो आसामियों की निगाह में गिर जाऊंगा। वे शेर हो जाएंगे और बात बात पर मुझसे उलझेंगे। तब मेरे लिए इसके सिवा और मार्ग न रहेगा कि जमींदारी से इस्तीफा दे दूं और मित्रों के सिर जा पड़ूं। मुस्कुराकर आपके ही द्वार पर अड्डा जमाऊंगा और यदि आप मार मार कर हटाएं तो हटने का नाम न लूँगा। शीलमणि ने यह विवरण ध्यानपूर्वक सुना और श्रद्धा से बोली, आप बाबूजी से कह दें, मुझे ये सुनकर बड़ा खेद हुआ। आपने पहले इसका जिक्र क्यों नहीं किया। विद्या ने भी इसकी चर्चा नहीं की, नहीं तो अब तक आपकी डिग्री हो गई होती। किंतु आप निश्चिंत रहें, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अपनी ओर से आपकी सिफारिश करने में कोई बात उठा न रखूँगी। ज्ञान, मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी। 2-4 दिन में भाई साहब मौका देखने जाएंगे, इसीलिए उनसे जल्द ही उसकी चर्चा कर दें। शील, मैं आज जाते ही कहूँगी, आप इत्मीनान रखें। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।